इस एक सेकंड में ना। जी हाँ, इसी एक पल में हमारे आसपास की हवा में अरबों अदृश्य डेटा पैकेट्स तैर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद ये पैकेट्स कभी आपस में टकराते नहीं हैं। हाँ, वही तो। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने फोन से एक तस्वीर क्लिक करके किसी को भेजता है तो वो तस्वीर पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाती है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। ये सच में एक डिजिटल चमत्कार है, लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और सुलझावा सिस्टम काम कर रहा है। एक गणितीय सिस्टम ना? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जो हर मिलीसेकंड में अरबों फैसले लेता है। और आज हमारी इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का विषय भी यही अदृश्य सिस्टम है। मतलब हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि डिजिटल दुनिया में डेटा आखिर बात कैसे करता है। सही बात है, बिल्कुल बुनियादी 0 और 1 की भाषा से लेकर इंटरनेट के इस विशाल ग्लोबल नेटवर्क तक का सफर कैसे तय होता है, आज इसे समझना है। और इसे समझने के लिए हम उस एक तस्वीर का सफर तय करेंगे जिसे अभी अभी किसी ने दुनिया के दूसरे कोने में भेजा है। ये बहुत ही शानदार तरीका रहेगा। इंटरनेट की इस विशालता को समझने के लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जाना होगा। मतलब उस जगह पर जहां हमारी वो रंगीन तस्वीर रंगों के रूप में नहीं बल्कि केवल 2 ही चीजों के रूप में मौजूद है, 0 और 1। तो सफर शुरू होता है बाइनरी सिस्टम से। इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं। हाँ, हमारी गिनती ऐसी काम करती है। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया सिर्फ बाइनरी यानी 0 और 1 पर चलती है। मतलब अगर इसे सीधे तौर पर देखा जाए तो डेसिमल नंबर 2 को बाइनरी में 10 लिखा जाता है और 5 को 101 लिखा जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे यहाँ हमेशा एक उलझन होती है। क्या इंजीनियरों ने बाइनरी सिस्टम को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि ये देखने में कूल लगता है, या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? अरे नहीं नहीं, इसके पीछे कोई शौक नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से हार्डवेयर की मजबूरी है। मतलब उसकी ताकत भी है। मैं समझाती हूँ। कंप्यूटर के अंदर अरबों माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर इंजीनियर्स डेसिमल सिस्टम यानी 0 से 9 का इस्तेमाल करते तो उन सर्किट्स को 10 अलग-अलग वोल्टेज स्तरों को पहचानना पड़ता। मतलब ये कि अगर सर्किट में 1 वोल्ट करंट है तो उसे 1 माना जाए, 5 वोल्ट है तो उसे 5 माना जाए, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जरा सोचिए, अगर वोल्टेज में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आ गया और 5 वोल्ट गिरकर 4.8 वोल्ट हो गया तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा ना? अरे हाँ, वो तो 4.8 को कुछ और ही पढ़ लेगा। हाँ, वो 5 को 4 पढ़ लेगा। डेटा में भारी गलतियां होने लगेंगी। इसी गलती से बचने के लिए उन्होंने सबसे सुरक्षित रास्ता चुना। सर्किट के लिए सिर्फ 2 स्थितियों का पता लगाना बहुत आसान है। मतलब बिजली बह रही है या बिजली नहीं बह रही है? बिल्कुल। करंट है तो वो 1 है और करंट नहीं है तो वो 0 है। इसे ही नेटवर्किंग की भाषा में बिट कहा जाता है, BIT। ये तो समझ आ गया कि ये सिर्फ स्विच के चालू और बंद होने का खेल है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है ना कि सिर्फ करंट के होने या ना होने से एक पूरी की पूरी रंगीन तस्वीर या कोई भारी भरकम वीडियो कैसे बन जाता है? यहीं पर कॉम्बिनेशंस का जादू शुरू होता है। मतलब एक अकेला स्विच शायद सिर्फ लाइट जला या बुझा सकता है, लेकिन जब ऐसे लाखों करोड़ों स्विच एक साथ जोड़े जाते हैं तो उन 0 और 1 के पैटर्न से एक पूरी भाषा बन जाती है। तो वो पैटर्न ही सब कुछ तय करता है। हाँ, उदाहरण के लिए हमारी उस तस्वीर में जो लाल रंग है उसे कंप्यूटर 8 बिट्स के एक खास पैटर्न से पहचानता है, जैसे 1111 0000। अच्छा, तो हर रंग का एक अपना कोड है? बिल्कुल। हर तस्वीर का हर पिक्सल, हर गाने की हर धुन, सब कुछ इन्हीं 0 और 1 के खास पैटर्न्स में टूट जाता है। मतलब बाइनरी सिर्फ कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये तो डिजिटल दुनिया की ईंट और गारा है। हर चीज इन्हीं 0 और 1 से बनी है। सही कहा आपने। तो अब हमारी वो तस्वीर करोड़ों 0 और 1 की ईंटों में बदल चुकी है। डेटा एकदम तैयार है, लेकिन अब उस डेटा को फोन से निकालकर इंटरनेट के रास्ते दुनिया के दूसरे कोने तक भेजना है। और बिना पते के तो कोई भी चीज कहीं नहीं पहुंच सकती ना। और यहीं पर जन्म होता है IP एड्रेस का, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये IP एड्रेस वो डिजिटल घर का पता है जो डेटा पैकेट को बताता है कि उसे नेटवर्क की किस दिशा में जाना है। इसे तकनीकी भाषा में लेयर 3 एड्रेस भी कहते हैं ना? जी हाँ, लेयर 3 एड्रेस। तो सोर्स मटेरियल को खंगालते हुए ये बात सामने आती है कि IP एड्रेस असल में एक 32 बिट का नंबर होता है।
अब क्योंकि हमने अभी अभी बाइनरी को समझाया, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एड्रेस असल में 32 बार लिखे गए 0 और 1 की एक बहुत लंबी लाइन है? अगर आप कंप्यूटर के नजरिए से देखें तो हाँ, ये बिल्कुल 32 बिट्स की एक लंबी कतार ही है। बाप रे। लेकिन इंसानी दिमाग के लिए 32 बार लगातार शून्यों और एक पढ़ना और याद रखना तो लगभग असंभव है। सच में? मतलब अगर किसी से कहा जाए कि अपना आईपी एड्रेस बताओ और वो बोलना शुरू करे 11000000, तो ये बहुत ही अजीब होगा, कोई याद ही नहीं रख पाएगा। इसीलिए इसे इंसानों के पढ़ने लायक बनाने के लिए एक तरीका निकाला गया। उन 32 बिट्स को 8-8 बिट्स के 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अच्छा, 4 अलग अलग ब्लॉक? हाँ, और फिर हर हिस्से को डेसिमल नंबर में बदलकर उनके बीच में डॉट लगा दिए जाते हैं। इसी को डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट कहते हैं। जैसे कि 192.168.1.1। बिल्कुल, ये बहुत आसान और स्पष्ट है। डॉट्स का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन अगर दुनिया में इतने सारे डिवाइस हैं तो कोई ना कोई संस्था तो होगी ना जो ये तय करती होगी कि किसको कौन सा पता मिलेगा। बिल्कुल है। इस संदर्भ में IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी का नाम बार बार आता है। अगर मैं इसे असल दुनिया से जोड़ूं तो क्या IANA एक ग्लोबल हाउसिंग रजिस्ट्री की तरह काम करती है? ग्लोबल हाउसिंग रजिस्ट्री? मेरा मतलब है जो ये लिख कर रखती हो कि कौन सा एड्रेस किसे दिया गया है, जैसे जमीन के कागजात होते हैं। हाउसिंग रजिस्ट्री कहना IANA के काम को थोड़ा हल्का कर देता है। देखिए, हाउसिंग रजिस्ट्री सिर्फ रिकॉर्ड रखती है, लेकिन IANA एक बहुत ही सख्त ग्लोबल मैनेजर की तरह है। अच्छा, मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है? जी, इसका काम सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि पूरे इंटरनेट पर कोई भी 2 डिवाइस एक ही समय पर एक ही पब्लिक IP एड्रेस का इस्तेमाल न कर रहे हों। क्योंकि अगर दुनिया में 2 डिवाइस का पता बिल्कुल एक जैसा हो गया तो हमारी वो तस्वीर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। डेटा को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किस डिवाइस के पास जाना है। एकदम सही। इसे IP कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अगर ऐसा बड़े पैमाने पर होने लगे तो पूरा ग्लोबल संचार ठप पड़ जाएगा। IANA इंटरनेट के कोर नंबर्स को मैनेज करती है ताकि दुनिया भर में बिना किसी टकराव के नेटवर्क बात कर सकें। तो IANA के कंधों पर दुनिया भर के एड्रेस बांटने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम इतिहास में झांकते हैं ना, तो पता चलता है कि ये बांटने का तरीका हमेशा से इतना सुलझा हुआ और सटीक नहीं था। हाँ, शुरुआती दिनों में बहुत कमियां थीं। 1980 और 90 के दशक के शुरुआती इंटरनेट में IP एड्रेस को बांटने के लिए एक क्लास सिस्टम बनाया गया था, जहां एड्रेस को A से लेकर E तक की श्रेणियों में रखा गया था। जी, इसे क्लासफुल एड्रेसिंग कहा जाता था। उस समय IP एड्रेस की शुरुआती कुछ बिट्स देखकर ही ये तय हो जाता था कि ये नेटवर्क किस क्लास का है और कितना बड़ा है। डेटा बताता है कि क्लास A बहुत बड़े नेटवर्क्स के लिए आरक्षित था। इसमें एक ही नेटवर्क के अंदर लगभग 1,60,00,000 होस्ट्स यानी डिवाइस आ सकते थे। 16 मिलियन। वो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और फिर क्लास B था जो मध्यम नेटवर्क्स के लिए था, जिसमें करीब 65,000 होस्ट्स की जगह थी। और क्लास C छोटे नेटवर्क्स के लिए था, जिसमें सिर्फ 254 होस्ट्स आ सकते थे। और बाकी के? क्लास D को मल्टीकास्ट के लिए और क्लास E को भविष्य के प्रयोगों के लिए रखा गया था। लेकिन अगर इस पुराने सिस्टम को गहराई से देखा जाए तो क्या ये भयानक बर्बादी का कारण नहीं था? मतलब ये तो बहुत ही अजीब तरीका है। आप बिल्कुल सही नस पकड़ रहे हैं। ये सिस्टम बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बना। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक शहर में 4 लोगों का एक परिवार है। वो सरकार से रहने के लिए एक घर मांगता है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 3 ही साइज के घर हैं। अच्छा? या तो एक छोटा कमरा जिसमें 2 लोग रह सकें, या एक बड़ा बंगला जिसमें 50 लोग रह सकें, या फिर पूरी की पूरी एक गगनचुंबी इमारत। अब उस परिवार को छोटा कमरा तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो 4 लोग हैं। तो उन्हें 50 लोगों वाला बंगला दे दिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार उन्हें वो 50 लोगों वाला बंगला दे देती है। परिवार सिर्फ 4 कमरों का इस्तेमाल करेगा और बाकी के 46 कमरे हमेशा के लिए खाली पड़े रहेंगे और बर्बाद होंगे। नेटवर्किंग में भी तो यही हो रहा था ना? ये उदाहरण उस वक्त की स्थिति को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाता है। अगर किसी कंपनी को 300 कंप्यूटर अपने नेटवर्क से जोड़ने हैं तो क्लास C उनके लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 254 एड्रेस आते हैं। तो उन्हें मजबूरन बड़ा घर लेना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कंपनी को मजबूरन क्लास B का नेटवर्क लेना पड़ेगा। और क्लास B लेते ही उन्हें 65,000 एड्रेस मिल जाएंगे। बिल्कुल, कंपनी सिर्फ 300 का इस्तेमाल करेगी और बाकी के 64,000 से ज्यादा एड्रेस हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। ये तो एड्रेस की भारी लूट है। मतलब इतने सारे पते ऐसे ही बर्बाद हो गए। बात सिर्फ लूट की नहीं है, बात उस समय की सोच की है।
1980 के दशक के इंटरनेट इंजीनियर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंटरनेट इतना विशाल हो जाएगा। हाँ, उस समय तो ये बस रिसर्च के लिए था। उनके लिए इंटरनेट सिर्फ कुछ सरकारी संस्थाओं, कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों और बड़ी कंपनियों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट था। मतलब उन्हें लगता ही नहीं था कि एक दिन हर इंसान की जेब में एक फ़ोन होगा और हर घर में एक स्मार्ट टीवी होगा, जिन्हें अलग अलग IP एड्रेस चाहिए होंगे। बिल्कुल, उनका अनुमान था कि दुनिया में कुछ गिनी चुनी बड़ी संस्थाएं होंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें क्लास A दे दिया। कुछ मध्यम होंगी, उन्हें क्लास B दे दिया। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जैसे क्लास C के लिए 255.255.255.0 होता है ना। हाँ, ये वाला तो मैंने सुना है। ये फिक्स कर देता था कि पते का कितना हिस्सा नेटवर्क का है और कितना हिस्सा उस नेटवर्क के अंदर मौजूद डिवाइस का है। लेकिन जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर लोकप्रिय होने लगे, ये फिक्स्ड क्लास सिस्टम IP एड्रेस की भारी बर्बादी करने लगा। और फिर एक टाइम ऐसा आया होगा जब एड्रेस खत्म होने लगे। हाँ, IPv4 के कुल 4 अरब एड्रेस बहुत तेजी से खत्म होने लगे। और इसी संकट ने इंजीनियरों को एक नया, ज्यादा स्मार्ट और लचीला तरीका खोजना पड़ा। जब पुरानी क्लास व्यवस्था चरमराने लगी, तब नेटवर्किंग की दुनिया में एंट्री हुई CIDR की। CIDR यानी क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। और इसके नाम में ही क्लासलेस जोड़ा है। हाँ, इस तकनीक ने उस पुराने फिक्स्ड क्लास सिस्टम की दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया। तो ये काम कैसे करता है? इसे अक्सर एक प्रीफिक्स लेंथ के जरिए दर्शाया जाता है ना, जैसे कि किसी IP एड्रेस के आगे एक स्लैश लगाकर कोई नंबर लिख देना। जी बिल्कुल। असल में क्या करता है? यह स्लैश कोई जादू नहीं है, ये राउटर के लिए एक सीधा निर्देश है। याद है हमने 32 बिट्स की बात की थी? हाँ, वो लंबी लाइन। जब हम /24 लिखते हैं तो हम नेटवर्क को बता रहे होते हैं कि इस 32 बिट के एड्रेस में से शुरुआती 24 बिट्स पर ताला लगा दो। वे 24 बिट्स सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की पहचान के लिए हैं। अच्छा, तो वो नेटवर्क का हिस्सा हो गया। हाँ, और जो बाकी के 8 बिट्स बच गए हैं वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उनका इस्तेमाल उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर या फोन जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था। मतलब पुराने क्लास सिस्टम में आपको या तो 254 एड्रेस मिलते थे या सीधे 65,000, बीच का कोई रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन CIDR के साथ अगर किसी ऑफिस को सिर्फ 30 एड्रेस की जरूरत है तो वो /27 का इस्तेमाल कर सकता है, जो उसे ठीक 32 एड्रेस देगा। बर्बादी लगभग खत्म हो गई। और इसी CIDR के साथ एक और बेहद जरूरी प्रक्रिया जुड़ी है, जिसे सबनेटिंग कहते हैं। सबनेटिंग। हाँ, सबनेटिंग का मतलब है एक बहुत बड़े IP नेटवर्क को छोटे और आसानी से मैनेज होने वाले हिस्सों में काटना। इसे समझने के लिए मैं फिर से उस इमारत वाले उदाहरण पर जाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए नेटवर्क ID एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का पता है। सबनेटिंग का मतलब है उस पूरी बिल्डिंग को अलग अलग विंग्स या ब्लॉक्स में बांट देना, जैसे A विंग, B विंग। अच्छा। इससे डाकिया सीधे सही विंग में जाएगा और उसका समय बचेगा। उसे पूरी बिल्डिंग में भटकना नहीं पड़ेगा। इमारत का उदाहरण काम करता है, लेकिन आइए इसे तकनीकी रूप से थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। हाँ प्लीज। जब एक डेटा पैकेट नेटवर्क में आता है तो सबनेट मास्क एक गणितीय फिल्टर की तरह काम करता है। वो डेटा पैकेट को देखते ही तुरंत तय कर लेता है कि ये पैकेट किस सबनेट का है और उसे सीधा उसी तरफ मोड़ देता है। मतलब बिना हर दरवाजे को खटखटाए किया जाता है सब। बिल्कुल। तो इससे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रुकता होगा, मतलब पूरे नेटवर्क में बेवजह का शोर नहीं मचता। एकदम सही। सबनेटिंग न सिर्फ स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ाती है, बल्कि सुरक्षा भी बहुत मजबूत करती है। सुरक्षा कैसे? मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है। सबनेटिंग के जरिए फाइनेंस विभाग का डेटा एक अलग सबनेट में रखा जा सकता है और उसे HR विभाग के सबनेट से पूरी तरह अलग किया जा सकता है, भले ही वे एक ही मुख्य नेटवर्क का हिस्सा हों। जी हाँ, भले ही वे एक मुख्य नेटवर्क में हों। एक बड़ा /24 नेटवर्क 4 छोटे /26 नेटवर्क्स में बांटा जा सकता है, जहां हर हिस्से में 62 डिवाइस आ सकते हैं। अरे वाह। सच्चाई तो ये है कि आधुनिक नेटवर्क बिना CIDR और सबनेटिंग के अपने ही ट्रैफिक के बोझ तले दबकर ढह चुके होते हैं। ये तो बहुत ही कमाल का समाधान है। पते बन गए, बर्बादी रुक गई और नेटवर्क को छोटे हिस्सों में बांटना भी समझ आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल मेरे दिमाग में आता है। जब कोई व्यक्ति किसी कैफे में जाता है और अपने फोन से वहां का वाईफाई कनेक्ट करता है, तो वो मैनुअली कोई IP एड्रेस या सबनेट मास्क या गेटवे टाइप नहीं करता। सही बात है। वो बस पासवर्ड डालता है और डिवाइस जादुई तरीके से इंटरनेट से जुड़ जाता है। हाँ। ये सब बैकग्राउंड में इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? इसका पूरा श्रेय ना नेटवर्क ऑटोमेशन को जाता है और इस काम को अंजाम देता है DHCP। DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
मुझे ये ना किसी व्यस्त 5 स्टार होटल के वैले पार्किंग सिस्टम जैसा लगता है। अच्छा, वैले पार्किंग कैसे? देखिए, जब कोई गाड़ी लेकर होटल पहुंचता है तो उसे खुद पार्किंग की जगह नहीं ढूंढनी पड़ती। हाँ। वैले तुरंत आता है, गाड़ी की चाबी लेता है, उसे एक खाली स्लॉट में लगाता है और ड्राइवर को एक टोकन दे देता है। हाँ, ये तो है। और जब वो इंसान होटल से चला जाता है तो वो स्लॉट खाली हो जाता है ताकि कोई और गाड़ी वहां आ सके। ये भी कुछ ऐसा ही है ना? ये वैले पार्किंग वाला उदाहरण एकदम सटीक है और DHCP की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करता है तो वो नेटवर्क में एक आवाज लगाता है कि क्या यहाँ कोई खाली जगह है। और फिर राउटर के अंदर बैठा DHCP सर्वर बिल्कुल उसी वैले की तरह काम करता है। वो तुरंत उस डिवाइस को एक IP एड्रेस दे देता है, यानी एक खाली स्लॉट। हाँ, और साथ ही एक सबनेट मास्क और नेटवर्क में काम करने की कुछ अन्य जरूरी जानकारी भी दे देता है। इससे तो मैनुअल काम पूरी तरह खत्म हो जाता है। और क्योंकि DHCP सर्वर को पता है कि कौन सा स्लॉट खाली है और कौन सा भरा हुआ है, इसलिए दो डिवाइस को एक ही IP एड्रेस मिलने का खतरा भी टल जाता है। बिल्कुल, यानी IP कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और यहाँ एक तकनीकी शब्द आता है जिसे DHCP स्कोप कहते हैं। स्कोप? मुझे लगता है ये उन पार्किंग स्लॉट्स की कुल संख्या है जो उस वैले के पास बांटने के लिए उपलब्ध हैं। हाँ, DHCP स्कोप उन IP एड्रेस की वो रेंज या पूल है जिसे सर्वर बांटने के लिए अधिकृत है। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने स्कोप 192.168.1.100 से लेके .200 तक तय किया है, तो सर्वर सिर्फ इसी बीच के एड्रेस नए जुड़ने वाले फोन या लैपटॉप को देगा। और बाकी के एड्रेस का क्या होगा जो 1 से लेके 99 तक हैं? उन्हें जानबूझकर स्कोप से बाहर सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑफिस के किसी खास प्रिंटर या मुख्य सर्वर को स्थायी IP एड्रेस दिया जा सके जो कभी न बदले, जिसे स्टैटिक IP कहते हैं। समझ गया। अब हमारी उस तस्वीर के सफर को आगे बढ़ाते हैं। फोन को एक IP एड्रेस मिल गया है, उसे नेटवर्क में एक जगह मिल गई है। अब वो फोन घर के अंदर मौजूद दूसरे डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट टीवी से बात कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ये लोकल नेटवर्क तो हमारी वो पार्किंग है। इंटरनेट, जो कि बाहर की एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां उस तस्वीर को असल में जाना है, वहां तक का रास्ता कैसे मिलेगा? यहीं पर प्रवेश होता है इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे। इसे एक हाउसिंग कॉलोनी के मुख्य गेट की तरह सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अंदर के घर, जो कि हमारे फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी हैं, वे आपस में बात कर सकते हैं, वे एक ही लोकल नेटवर्क में हैं। जी। लेकिन अगर किसी को कॉलोनी के बाहर यानी इंटरनेट की बाहरी दुनिया में जाना है तो उसे उस मुख्य गेट से ही गुजरना होगा। एकदम सही। डिफॉल्ट गेटवे वो एग्जिट डोर है जो आपके लोकल नेटवर्क को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। तो ये कौन सा डिवाइस होता है? ये आमतौर पर आपका राउटर ही होता है। जब फोन को लगता है कि जिस पते पर डेटा भेजना है वो उसके लोकल सबनेट का हिस्सा नहीं है, तो वो चुपचाप उस पैकेट को डिफॉल्ट गेटवे की तरफ उछाल देता है। अच्छा। गेटवे उस पैकेट को लेता है, उसे लोकल नेटवर्क से बाहर निकालता है और INA द्वारा प्रबंधित उस विशाल बाहरी इंटरनेट की दुनिया में धकेल देता है, जहां हर पैकेट को पता है कि उसे किस सर्वर तक पहुंचना है। कमाल है। तो अगर हम उस एक तस्वीर के सफर को एक साथ जोड़ें तो ये वाकई में बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। बिल्कुल है। मतलब सब कुछ शुरू होता है फोन के अंदर के माइक्रोस्कोपिक सर्किट से, जहां वो तस्वीर 0 और 1 के बाइनरी बिट्स में टूटती है। फिर फोन वाईफाई से जुड़ता है और DHCP उसे एक 32 बिट का IP एड्रेस देता है। और वो एड्रेस CIDR और सबनेटिंग के नियमों पर चलता है। हाँ, ताकि कोई एड्रेस बर्बाद ना हो। और अंत में वो डेटा डिफॉल्ट गेटवे के दरवाजे से बाहर निकलकर ग्लोबल इंटरनेट में चला जाता है। और आपको पता है, ये पूरी जटिल प्रक्रिया इंसान के पलक झपकने से भी कम समय में पूरी हो जाती है। अरे वाह! हर एक क्लिक, हर एक स्वाइप के पीछे ये पूरी मशीनरी बिना थके काम कर रही है। व्यवहारिक तौर पर सोचें तो अगली बार जब भी कोई व्यक्ति किसी नई जगह पर जाकर अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करेगा तो उसे एहसास होगा कि स्क्रीन पर दिखने वाले उस छोटे से वाईफाई आइकॉन के पीछे कितनी बड़ी डिजिटल दुनिया तेजी से दौड़ रही है। सही कह रहे हैं आप। एक पूरा सिस्टम उसके लिए सीट ढूंढ रहा है, पता तय कर रहा है और दुनिया से जुड़ने के लिए मुख्य गेट खोल रहा है। यही नेटवर्किंग की असली खूबसूरती है। ये तकनीक जितनी जटिल है, आम उपयोगकर्ता के लिए उसे उतना ही आसान और अदृश्य बना दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन ना, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो थोड़ा परेशान भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। वो क्या? हमने शुरुआत में देखा था कि IP एड्रेस के 2 वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। आज की दुनिया को देखिए,
अब सिर्फ कंप्यूटर और फोन ही इंटरनेट से नहीं जुड़ रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो विस्फोट हो रहा है। बिल्कुल, आज हर चीज स्मार्ट हो गई है। हमारी घड़ियां, हमारे टीवी, घर के स्मार्ट बल्ब, एसी, यहां तक कि स्मार्ट फ्रिज तक, हर चीज को एक आईपी एड्रेस यानी एक डीएचसीपी स्लॉट की जरूरत है। हाँ, हर डिवाइस कनेक्टेड है। तो सोचने वाली बात यह है कि पुराने IP4 सिस्टम में जो लगभग 4 अरब एड्रेस थे, वे अब खत्म हो रहे हैं। भले ही हमने सबनेटिंग और CIDR लगाकर उन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन जगह तो सीमित ही है ना। ये नेटवर्किंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हम IPv4 की सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो क्या हमारे इस पूरी डिजिटल दुनिया को एक दिन अचानक से उस नए और असीमित IPv6 ब्रह्मांड में पूरी तरह शिफ्ट होना पड़ेगा? हाँ, वो शिफ्ट तो करना ही होगा। और जब वो दिन आएगा, जब दुनिया के अरबों डिवाइस को एक नए सिस्टम पर जाना होगा, तो क्या हमारा ये डिजिटल पोस्टल सिस्टम उसे बिना रुके संभाल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा। या ये इंटरनेट के इतिहास की सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण घटना होगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की गहराई से की गई चर्चा।